Hello, guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of this series called Superset Sociology. And we were talking about the relation of sociology with other social sciences. और जो हमारा लास्ट लेक्चर था, we discussed about how sociology is related to philosophy. कौन सी चीज़ जो है उसको हमें बताती है कि समाज में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एक चीज़ जो हमें बताती है कि समाज में क्या हो सकता था, ऐसे हो सकता था, इस वजह से ये हो रहा है, हुआ है। ठीक है? जो कारण बताती है कि ये हो रहा है, वो अलग है, और जो ये गिनती है कि उस कारण की वजह से समाज में क्या हो रहा है, वो अलग है। पहली चीज़ आपकी फिलॉसफी है, दूसरी चीज़ आपकी सोशियोलॉजी है। अब जो हम बात करेंगे, हम फिलॉसफी में एक स्टेप आगे चलते हैं और हम ये बात करते हैं, अब हम फिलॉसफी में गलत एस्पेक्ट्स को हटाते हैं और हम ये एस्पेक्ट्स लाते हैं कि एक इंसान को समाज में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कि किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए, जो हमारा एक्ट है वो अकॉर्डिंग टू, यानी आपके जो सोशल और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से एक आदमी किस तरह एक्ट करता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज के ऊपर, और सोशियोलॉजी और एथिक्स जो है साथ में कैसे मिलते हैं, जो नीति का और समाज शास्त्र का जो आपका रिलेशन है, उसके बारे में हम समझेंगे। एथिक्स अगर आपको बेसिकली पता होगा, जैसे उससे पहले कि ये हमारा एथिक्स का जो लेक्चर है ये आपका 1164 रहेगा। तो मैं जो कह रहा था कि एथिक्स जो है, अगर आपको पता होगा, एथिक्स का बेसिकली एक एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है नैतिकता। आप कितने नैतिक हैं, आप कितनी सही चीज़ करते हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, आप एक समाज के लिए पूरी तरीके से कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ जो आप कर रहे हैं वो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर जो है आपकी खरी उतरती है या नहीं होती, ये हम बात करते हैं एथिक्स में। ठीक है, और एथिक्स का आपको पता ही होगा, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओके, आप तो जानते ही हैं यूपीएससी में आपको एथिक्स और एप्टीट्यूड का एक पूरा का पूरा पेपर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी थोड़ा काम आ सकता है, यानी बस आप रिलेट कर पाएंगे। एथिक्स तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप उसके लिए पढ़ रहे हैं तो आपको एथिक्स पता ही होगा। हम बस यहाँ रिलेट करेंगे कि सोशियोलॉजी का और इसका रिलेशन है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी है जो हमारा, ये मोस्टली ये बात करती है कि भाई समाज का एक साइंटिफिक स्टडी है सोशियोलॉजी, और ये स्टडी करती है कि भाई आदमी जो है वो एक सामाजिक सिस्टम में किस तरह से बर्ताव करता है, किस तरह से रहता है, किस तरह से वो जो चीज़ें करता है, सोशल एक्शन जो है उसका, उसके क्या मायने हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं सोशल एक्शन की। एक सोशल फैक्ट को कैसे एक्सेप्ट करता है, सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर वो कैसे रहता है, जैसे ऑफिसेस में, जैसे मंदिरों में किस तरह से रहता है, कैसे भीड़ में किस तरीके से एक्ट करता है, अपने समाज का कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है या किसी यात्रा वगैरह पे जा रहा है तो कैसे एक्ट करता है वो। ये सारी चीज़ें हमने देखी है। एथिक्स हमें बताता है कि जो ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं समाज में, वो चीज़ एथिकल है या नहीं, वो एक सेट वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल, दैट आर मॉरली करेक्ट। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉरल इज अ फिलोसफिकल कॉन्स्ट्रक्ट, बट स्टिल वो जो सही चीज़ का जो मापदंड है, क्या उसमें वो चीज़ फिट होती है, उस चीज़ को हम एथिकल बोलेंगे समाज में। तो अभी हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, सोशियोलॉजी जो आपका बेसिक आइडिया है कि इट साइंटिफिकली एक्सप्लेन्स हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव्स। ठीक है, बेसिक ही। एथिक्स क्या बात करता है, हाउ पीपल ऑट टू बिहेव अकॉर्डिंग टू मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, किस तरीके से एक्ट करना चाहिए इंसानों को, वो बात करता है एथिक्स। तो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, ये बता देता हूँ मैं। जैसे सोशियोलॉजी इज एम्पेरिकल एंड एक्सप्लेनेटरी, ये किसी भी सोशल फिनोमिना का एक आइडिया दे देता है, कि समझाने की कोशिश करता है। नॉर्मेटिव साइंस बेसिकली इट जनरलाइजेस बेसिक सोशियोलॉजिकल सिस्टम या फिनोमिना, और उसको ब्रेक डाउन कर लेता है अलग अलग चीज़ों में, कि सोशल इम्पैक्ट ये है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये होगा, रिलीजियस इम्पैक्ट ये होगा, वगैरह वगैरह, ये बात कर लेता है। और एम्पेरिकल तो है ही, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़, कि पर्टिकुलर इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ सोशल फैक्ट होती है, ये चीज़ सोशल एक्शन होती है, उनको अलग अलग हम सेटअप में बिठा सकते हैं। तो कैलकुलेटिव भी होगी, एम्पेरिकल भी हो गया। एथिक्स ऑन द अदर हैंड इज नॉर्मेटिव, इट इज कम्प्लीटली अ जनरलाइजिंग साइंस। ये कुछ भी साइंस नहीं लगाने की कोशिश करता है, एथिक्स में कोई साइंस नहीं होता। ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि खरे उतरते हैं उस कसौटी पे जिसके ऊपर समाज को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, समाज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एथिकल हो जाती हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि अगर एक बेसिक, बहुत ही बेसिक अगर आपका एक कंडीशन बताऊँ मैं, जैसे कि क्या घूस लेना सही बात है? घूस लेना या करप्शन करना क्या सही बात है?
ब्राइब लेना। आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, नहीं लेनी चाहिए घूस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉमन सेंस हो गया कि नहीं लेनी चाहिए। आई टोटली एग्री। एथिकल आइडिया में अब आपको एक एथिकल डिलेमा देता हूँ। मैं हूँ एक बहुत ही बदमाश बाहुबली बिजनेसमैन। ठीक है, मैं जाता हूँ एक अधिकारी के पास, मैं बोलता हूँ सर गाड़ी में बैग रखा है, 1 करोड़ रुपया है वो बैग में। ठीक है, और दूसरी एक और गाड़ी है मेरे पास, वो खड़ी है आपके बच्चे के स्कूल के बाहर। या तो मेरी फाइल पे साइन करने के लिए आप वो 1 करोड़ रुपये ले लो गाड़ी में से, या एक काम करते हैं वो आपका जो बच्चा है मैं उठा लेता हूँ उसको, उसके बाद तो आप अपने आप साइन कर देंगे, मेरा 1 करोड़ रुपया भी बच जाएगा। तब आप क्या करेंगे? ये एक बहुत बेसिक एथिकल डिलेमा है, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में, इसमें केस स्टडी में। तब आप क्या करेंगे? ये एक एथिकल क्वेश्चन है। अब चीज़ तो वही है, बात तो करप्शन की ही करी। अब सोशियोलॉजी इसमें क्या पार्ट करेगी? सोशियोलॉजी इसमें ये एस्पेक्ट लेगी, करप्शन होता क्यों है, क्या कारण है करप्शन होने के, करप्शन से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, करप्शन से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, करप्शन से ये इम्पैक्ट क्यों आता है कि भाई महिलाएं हैं जो वो सरकारी अधिकारियों से शादी करना चाहती हैं मोस्टली। देखा है ना आपने? ये तो हम देखते हैं कि भाई घर वाले मरे जा रहे हैं कि भाई जो जिससे भी शादी कराओ, भले ही वो 40 साल का हो लेकिन वो सरकारी नौकरी में हो। उसका एक बहुत बड़ा कारण है करप्शन। 50,000 अगर आप वैलिड कमाते हो वाइट मनी में तो गलत, वो तो बहुत कम हो गया। लेकिन अगर 50,000 आप एज अ स्कूल टीचर कमा रहे हो, लेकिन आपकी ऊपर की जो कमाई है वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना है एक्स्ट्रा, तो आपको पता है ये बात। या तो आपके हाथ में पावर है। अगर एक हवलदार है, हवलदार की सैलरी कितनी होती है? 25,000 30,000। हवलदार उससे ज़्यादा ही कमाता होगा ऑब्वियसली, अगर करप्शन करता है तो नहीं। तो उस चीज़ के हिसाब से शादी होती है, तो उनको भी वही चाहिए। तो हम वहाँ से करप्शन को रिलेट करते हैं, हम किससे कर रहे हैं? दूसरे इंस्टीट्यूशन से कर दिया हमने, शादी से। वो सोशियोलॉजी का काम है। एथिक्स का काम वो नहीं है। एथिक्स आपको ये डिलेमा दिया है एथिकल एक मैंने, आपका काम है कि आपको आपके एथिक्स पे, जो समाज जिस चीज़ को सही समझता है उस पर अड़े रहना है, भले ही आपका पर्सनल लॉस हो। ऑल्दो एग्जाम में अगर आप लिखोगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा मर जाए तो वगैरह, तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मत लिखना कभी भी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एथिकल डिलेमास वाले क्वेश्चन जो रहते हैं बहुत अलग से लिखने पड़ते हैं, अगर कभी हम एथिक्स पढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से समझाएंगे उस चीज़ को। तो उसमें आपको आपका टेम्परामेंट वगैरह एप्टीट्यूड शो करना पड़ता है कि आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे, तो इसलिए उसको एथिक्स एंड एप्टीट्यूड है वो पेपर का नाम, सिर्फ एथिक्स नहीं है। तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम क्रिएट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हमको एथिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। मुझे बस ये बात करनी है कि एथिकल आइडिया क्या था जिसके पीछे एक आदमी डिसीजन लेगा कि क्या उसे उसके बच्चे को बचाना है, या उसको करप्शन वाली जो 1 करोड़ रुपए है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एट द मोमेंट। वो चीज़ की बात करता है एथिक्स। और वहीं पे हम ये दोनों चीज़ें, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि सोशियोलॉजी क्या बोलती है करप्शन के बारे में और एथिक्स क्या बोलेगा करप्शन के बारे में, ये दोनों चीज़ अलग अलग हो जाती है। ओके, बस मुझे ये समझाना था आपको, इसलिए मैंने इतना बड़ा वो कंटेक्स्ट ऐसा बनाया पूरा का पूरा कि इस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। म्यूचुअल रिलेशनशिप देखते हैं हम दोनों का क्या है। सॉरी। सोसाइटी शेप्स एथिकल वैल्यूज, ऑब्वियसली अभी यही बात कर रहे थे हम बिल्कुल करप्शन की, कि सोसाइटी जो है, जो आपके एथिकल वैल्यूज है वो इमर्ज ही वहां से हुए जो पॉपुलर आइडियाज हैं सोसाइटी में, कि भाई सच बोलो, और आपका हम अपने मेहमानों को भगवान समझते हैं वाला, भारत में जैसे अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट हो गया। घर की औरत जो है वो लक्ष्मी होती है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ें, ये आपका सोशल जो आपका कंस्ट्रक्ट है बचपन से आपने देखा है, उसी से इमर्ज होते हुए आता है। माँ बाप को भगवान समझो तो उनका भाई जिंदगी भर साथ दो, उस वजह से जॉइंट फैमिलीज आज भी टिकी हुई है, ये भी हम देखते हैं। तो उसका इम्पैक्ट है। तो एथिकल वैल्यूज जो है, इट इवॉल्व्स विथ चेंजेस इन द सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री। बदलाव धीरे धीरे होता है, एथिकल वैल्यूज भी चेंज हो जाती है, वैल्यूज हैं वो तो चेंज हो ही जाएंगी। पहले जो शादी का कॉन्सेप्ट था, अब उसको थोड़ी सी लीनेंसी मिल गई है, तो भाई अब एलजीबीटीक्यू भी डिमांड कर रहे हैं शादी की वगैरह वगैरह। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स व्हाई डिफरेंट सोसाइटीज डेवलप डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स। अब जैसे एग्जांपल है इसका कि इंडिविजुअलिज्म का जैसे कॉन्सेप्ट है यूएस में, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। बच्चा 18 साल का होता है, माँ बाप बोलते हैं गो लिव एज यू वांट टू लिव, अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से कमाओ।
कभी कुछ बहुत ही ग्रेव हो गया तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं, माँ बाप ये बोलते हैं। लेकिन हाँ, डे टू डे लाइफ में अभी हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ सोते हो, शादी किससे करते हो, खाते क्या हो, वी डोंट माइंड एनीथिंग, कहाँ जॉब कर। भारत में तुम कर ही नहीं सकते। भारत में माँ बाप इतना इतना हस्तक्षेप रहता है आपके लाइफ में, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है कि आप कभी कुछ नहीं डिसीजन ले सकते उनकी परमिशन के बिना। अगर आपने ले लिया तो और समाज में थू-थू हो जाएगी आपकी कि वो तो रिबेल है, वो तो बात नहीं समझता, वो गलत करता है, उसको माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं है वगैरह-वगैरह। होता है ये अलग-अलग चीज़ें होती है और ये आपकी जो सोसाइटी है यही मोल्ड करती है आपके एथिकल आइडियाज़। गॉट इट? एग्ज़ाम्पल चाइल्ड मैरिज। आप यूएस में बोल दीजिए किसी कहीं पे कि चाइल्ड मैरिज होती होगी, भाई वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है लॉ। भारत में आज भी हो रही है। आज भी हर दिन 15,000 शादियाँ होती हैं, चाइल्ड मैरिज हर दिन, लगभग-लगभग। तो भारत में इतना ग्रेव सिचुएशन है। अगर आपको लगता होगा राजस्थान आ गया इसमें, नहीं तो इसमें गुजरात आ गया है सबसे ज़्यादा। उसके बाद नीचे कर्नाटका आ गया है, राजस्थान बाद में आता है तीसरे नंबर पे। सती सती प्रैक्टिस होती थी, अब थोड़ी कम हो गई है, हम देखते हैं। ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ एलजीबीटीक्यू राइट्स, ये भी इसी का पार्ट है। एथिकल पहले के समय में नहीं था, आज के समय में लोग दे डोंट माइंड कि भैया ठीक है, एथिकल आइडियाज़ जो है थोड़े चेंज हो गए कि नहीं, थोड़ी ये हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। लॉ में ने भी इसकी कुछ हेल्प करी, राइट टू प्राइवेसी जब से आया है तब से उसने भी बहुत मदद करी है इसमें। इसके बाद आपके आता है कि एथिक्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सोसाइटी। एथिक्स ये बताता है समाज को कि क्या सही है क्या गलत है, उसी हिसाब से चलता है और उसी हिसाब से फिर सोशल चेंज भी आने लगता है। While sociology explains social behavior, ethics evaluates whether the behavior is morally desirable or and promotes social welfare or not. इसका भी एक एग्जांपल देखा ना हमने करप्शन का। ठीक है, तो करप्शन क्यों होता है, क्या होता है, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो इसके क्या पैमाने हो सकते हैं समाज में और क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हमें बताता है एथिक्स। और सोसाइटी फिर वो चीज़ फॉलो करती है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ एथिकल है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो एक मेजर आइडिया, एक जनरल विल ये डेवलप होती है कि हाँ ये आइडिया फॉलो करने लायक है, ये आइडिया एथिकल है, ये आइडिया जो है सॉरी मॉरली साउंड है, तो हम उसे फॉलो करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वही चल रहा है। मैंने जो अभी बताया था आपको रेलिंग का बारे में, ठीक है, एआई रेलिंग्स। तो एआई गार्ड रेल्स वही करती है कि जैसे मान लीजिए आपको उसको पता है कि भाई ये अगर फ्लो है तो एआई अगर यहाँ से इसके आइडियाज फ्लो हो रहे हैं तो अब ये इस तरफ और इस तरफ नहीं जाना है हमको, तो ये गार्ड रेल का काम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गार्ड रेल, अगर आप एआई से रिलेटेड हैं तो अगर आप समझना चाहते हैं। गार्ड रेल स्टॉप एआई फ्रॉम फंक्शनिंग ऑन इट्स ओन। एक लिमिट बनाता है गार्ड रेल कि भाई इसके आगे नहीं जाना है अपने, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है, और इससे ज़्यादा अगर कोई कुछ पूछता है तो उसको मना कर देना है। एआई इतना केपेबल है कि अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई आई वांट टू हैक समवन्स अकाउंट, ठीक है, इफ आई एम अ लेजिटिमेट, आई कैन प्रूव दैट इट इज़ अ लेजिटिमेट कॉज, तो भाई मेरी मदद हो भी जाएगी। पर वो गार्ड रेल्स ऐसे सेटअप करके रखें कि मैं उसको कन्विंस ही नहीं कर सकता एआई को कि वो मेरी मदद करे इस सब चीज़ों में। या तो पुलिस को इत्तला कर देगा या तो फिर वो मेरा आईपी एड्रेस रिकॉर्ड कर लेगा, ऐसा कुछ ना कुछ कर देगा एआई। और फिर वो बाद में या तो मैं ब्लॉक हो जाऊंगा उस एआई से अगली बार यूज़ करने से, या मेरा लॉगिन ही नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसने भी एक डायरेक्शन दे दी समाज को कि भाई अब ये एआई से ये सारी चीज़ें मत पूछना, ये एथिकल नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बात नहीं करेंगे एआई से। तो यहाँ पे आ गया हो। ठीक है, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं हम इसे। अगर मान लीजिए किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उसके ऊपर कुछ जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर कुछ गलत कंटेंट नहीं डाल सकते हैं, वो इसमें आ जाएगा एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी में। ये कुछ भी पॉप नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मेरे मम्मी पापा कुछ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनके अकाउंट पे कुछ भी पॉप नहीं हो सकता, तो एल्गोरिदम को पता होना चाहिए कि ये आदमी क्या कंटिन्यूअसली यूज़ करता है, और कुछ एब्रप्ट या कुछ पोर्नोग्राफिक या कुछ गलत चीज़ नहीं आ जानी चाहिए उनके मोबाइल पे अचानक से। वो भी इसका एक कंटेक्स्ट का हिस्सा है। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स मॉरल डाइवर्सिटी। जैसे क्या कि भाई अलग अलग लोग हैं भाई आपके, हम किस तरीके से बड़े हुए हैं, गरीब आदमी किस तरीके से बड़ा हुआ है, अमीर आदमी किस तरीके से बड़ा हुआ है, उसका कंडीशन क्या है, यानी किस हाउ ही इज ही कंडीशनड, क्या क्या सीखा उसने अपनी ज़िंदगी में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, मॉरल डाइवर्सिटी। कुछ लोगों के लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल पाप है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई मंडे सैटरडे या ट्यूसडे सैटरडे छोड़ के खा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मंडे ट्यूसडे और हम भाई थर्सडे और सैटरडे नहीं खाएंगे। तो सबकी मॉरालिटी भी अलग अलग है, डाइवर्सिटी मिल जाती है इसमें हमें मॉरालिटी। समझ रहे हैं आप? तो ये भी चीज़ जो है ये
सोशियोलॉजी में एक्सप्लेन करता है कि भाई ये जो मॉरल डाइवर्सिटी है, ये किसी के लिए कुछ चीज़ जो है वो गलत है, और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाता है, और कोई दूसरी चीज़ और गलत है। ऐसा होता है ना कि हम एग्जांपल देते हैं, मम्मी पापा के लिए, यानी कुछ घरों में पेरेंट्स के लिए ये गलत नहीं है कि भाई अगर उन्होंने लड़की की अरेंज मैरिज करा दी तो वो दुखी रहेगी, ये दैट इज नॉट एन इशू। बट दैट बड़ा इशू ये है कि अगर वो लव मैरिज करके खुश है तो वो ज्यादा बड़ा इशू है। समझ रहे हैं? तो मोरालिटी अलग अलग हो गई, अलग अलग समाज की। एक समाज बोलेगा नहीं, हमारी बच्ची जो है किसी भी हालत में खुश रहे, वेल एंड गुड। एक बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम शादी हमारे हिसाब से होनी चाहिए, भले ही वो दुखी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो क्या है, लेकिन क्या उस वजह से दोनों लोग गलत हो जाते हैं? दोनों लोग किसी और कंटेक्स्ट पे शायद सही है, किसी और कंटेक्स्ट पे शायद उनका हाथ सही सही चल रहा हो, या सही एक जैसा सोचते हैं वो लोग। तो ये हमें एक मॉरल डाइवर्सिटी देता है सोशियोलॉजी, और ये ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स बिकॉज मॉरलिटी इज सोशली एंड कल्चरली कंडीशनड। यही कारण है। जैसे नॉनवेज का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग बोलते हैं हम सिर्फ सावन में नहीं खाते भैया, चिकन नहीं खाता मैं सावन में, चिकन दारू इन सावन में नहीं होगा, बाकी पूरे साल भर हम खाते हैं, कोई समस्या नहीं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया, हम सैटरडे को नहीं खाते बिल्कुल भी, कुछ भी ना, दारू पीते हैं ना, नॉन वेज खाते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोगों के लिए अंडा खाना, अंडा इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेरियन डाइट, कुछ लोगों के लिए नहीं भैया, इट इज नॉट, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स और मॉरलिटी चेंज हो जाती है हर समाज में अलग अलग। दरखाइम क्या कहते हैं इसमें, डिवीजन ऑफ लेबर जो किताब है इनकी, इसमें बोलते हैं मोरालिटी इज अ सोशल फैक्ट सस्टेन थ्रू द कलेक्टिव कॉन्शियस। आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, आपका जो सामाजिक ढांचा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ भारत में रह रहे हैं, तो भारत के इसमें अगर आप कुछ ऐसी चीज करते हैं जो इस वैल्यू के खिलाफ है, जैसे कि जो कि बोला जाता है, जो सामाजिक विचारधारा है, मूल धारा, वो है कि इंटर रिलीजियस शादी नहीं करनी चाहिए, एक। दूसरा, इंटर कास्ट शादी नहीं होनी चाहिए, दो। उसके बाद फिर भाई LGBTQ वाली जो ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अलग है। उसके बाद अगर चौथा अगर हम बोलेंगे कि चाइल्ड मैरिज सही है, ठीक है, बहुत सारे ये भी गलत है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, अरे एक ही तो झापड़ मार दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, कोई बात नहीं है, ये गलत है। पेट्रियार्की हम देखते हैं, रैम्पेंट पेट्रियार्की है भारत में, हर जगह पे आदमी पेट्रोनाइज करने के लिए खड़ा हो जाता है महिलाओं को, ये हम देखते हैं हर जगह पे। कि अगर कोई महिला गाड़ी चला रही है, तो भाई वो आदमी ये नहीं देख रहा है कि भाई उसके पूरे परिवार में शायद पहली बार कोई औरत गाड़ी चला रही है। अगर एक महिला ड्राइव कर रही है, उसके हस्बैंड को कोई एतराज नहीं है कि वो ड्राइव करे या ना करे, तुमको काय का एतराज है भाई? लोग ये मानने को तैयार नहीं कि अगर एक महिला ड्राइव कर रही है, गाड़ी चला रही है, स्कूटी चला रही है, तो हो सकता है कि उसके परिवार में शायद पहली ऐसी लड़की होगी जिसको ये आज़ादी मिली है कि वो गाड़ी चला सकती है। तो थोड़ा कंसेशन दे दो भाई उसको, थोड़ी देर के लिए माफ़ कर दो कि ठीक है आप गलत चला रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये समस्या है, तो ये किसका पार्ट है? ये पेट्रियार्की का पार्ट है। तो ये भारत के ये सब चीज़ें अलाउड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउड, इंडिविजुअलिज्म अलाउड नहीं है। जैसे आप अपने माँ बाप से दूर जाके कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, उनके परमिशन के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। तो अलग अलग मॉरलिटी शिफ्ट है ये, ठीक है। और आपकी जो मॉरलिटी है, समाज की जो मॉरलिटी है, वो एक सोशल फैक्ट है। वो आपके आने से पहले भी वही थी, आपके जाने के बाद भी वही रहेगी। सोशल फैक्ट यही होता है, अटल सत्य बोलते हैं जिसे हम, वही अटल सामाजिक सत्य है सोशल फैक्ट। तो मोरालिटी वही है, आपके जाने से पहले भी थी, जाने के बाद भी रहेगी। और ये जो है, ये कलेक्टिव कॉन्शियस, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं समाज में, उसके हिसाब से डिटरमाइन होती है। ओके, दरखाइम यहाँ पे यही पॉइंट बोल रहे हैं। सोशियोलॉजी असिस्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग, मदद करती है सोशियोलॉजी हमें ये समझने में कि भाई एक डिसीजन जो है वो किस तरह से लेना चाहिए, और ये रेलेवेंट कैसे होगा सोशली। अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज इनेबल्स पॉलिसी मेकर टू मेक एथिकल साउंड एंड सोशली रेलेवेंट डिसीजन। एग्जाम्पल इसका है रिजर्वेशन पॉलिसीज। जैसे रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, क्या कारण है उसका, क्या मदद मिलती है लोगों को उससे, अपलिफ्टमेंट होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट वगैरह वगैरह, तो ये लेकिन एक एथिकल प्रोसेस है समाज का पूरी तरीके से। जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को, यानी भाई उनके लिए लॉ होने चाहिए ऐसे कि भाई उनको बचाया जा सके। पब्लिक हेल्थ मेजर्स पेंडेमिक्स के समय जो लिए गए, वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसके, एग्जाम्पल्स बेसिक, ठीक है। एथिकल वैल्यूज आर सोशली कंडीशंस, अभी हम वही बात कर रहे थे किस तरीके से होती है। तो ये वही बता रहे हैं कि भाई जो आपके एथिकल प्रिंसिपल है वो भी बनते इसी वजह से कि आपके इंस्टीट्यूशंस
कल्चर्स, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस क्या रहे हैं, उस हिसाब से ही आपका जो है ढांचा तैयार होता है पूरा का पूरा आपकी मोरालिटी का। अगर एक लड़की ने क्रॉप टॉप पहना है, क्रॉप टॉप पहना है, ठीक है, जिसमें आपका टमी वगैरह यहाँ तक का हिस्सा वगैरह दिखता है, ठीक है, क्रॉप टॉप पहना है, तो वो गलत क्यों है? और एक महिला है जिसने अपना पूरा शरीर ढका हुआ है, वो सही क्यों है? क्या कारण है? को किसने ये बताया कि ये गलत है और ये सही है? किसने बोला? कोई जस्टिफिकेशन है इस चीज का कि सपोज देर आर टू वुमेन, ठीक है, और एक ने शी इज वेयरिंग अ लिटिल बिट रिवीलिंग क्लोथ्स या थोड़े छोटे कपड़े हैं वगैरह वगैरह, तो उसको गलत बोलने का अधिकार समाज के पास क्यों है? क्या कारण है उसका? क्या वो चीज एथिकल है? क्या लड़की के का पहनावा एथिकल है या नहीं, वो बात की बात है। क्या तुम्हारा उसके ऊपर टिप्पणी करना एथिकल है या नहीं, वो बताइए। और अगर किसी महिला ने पूरा अपने कपड़ा सब पूरा शरीर ढक के रखा है, तो वो कैसे सही है? हो सकता है वो कहीं और कुछ गलत कर सकती है, नहीं कर सकती, हो सकता है वो कहीं कुछ और गलत किया हो उन्होंने। जज कौन कर रहा है? बस आप इस बात पे जज करेंगे कि वो लोगों ने कपड़े कैसे पहने, उस बात पे जज करेंगे, या आप कैरेक्टर, या आप उनसे बात करेंगे, आप असेस करेंगे कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, या आप अपने बिजनेस माइंड करेंगे भैया मेरे को क्या करना है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर कंडीशन। एथिकल वैल्यूज जो है वो सोशली कंडीशन होती है। एग्जाम्पल डाउरी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा प्राइवेसी, ये सब इसी में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो भाई बेटी को दे रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि देना जरूरी है, नहीं तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी बेटी खुश रहेगी नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसने जो परिवार का लड़का लेकर आ रहा है वो अमीर है गरीब है, कोई मतलब नहीं है। वो दहेज ही इसलिए दे रहा है क्योंकि वो समाज में ये बता सके कि मेरी ये औकात है कि मैं दहेज दे सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? उसको और कोई कंटेक्स्ट नहीं है कि बेटी से कोई प्यार नहीं है उसको, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा है कि भाई मैं दे सकता हूँ। तो ये बहुत सारी जगह पे ये भी होता है। कुछ थिंकर्स देख लेते हैं हम। ऊपर वाले फिलोसफी में तो इतने ज्यादा देखे नहीं हमने, तीन चार ही थे, यहाँ पे भी उतने ही हैं। ओके, पहले आपके आते हैं इसमें विल्हेम वंट। ओके, विल्हेम वंट, किताब है इनकी एथिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड द लॉज ऑफ मॉरल लाइफ, किताब का नाम है, काफी बड़ा नाम है, ये किताब का नाम है। एथिकल वैल्यूज डेवलप विद इन द सोसाइटी एंड कलेक्टिव सोशल बिहेवियर, यही वाला पॉइंट अभी हमने नोटिस किया था। विलियम वंट वही बात कह रहे हैं। ओके, इसलिए मेरे को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑगस्ट कॉम्ट, फिर से आ गए कॉम्ट साहब, ठीक है। ही इनिशियली ट्रीटेड एथिक्स एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी, बोला एथिक्स जो है बायोलॉजी और सोशोलॉजी का पार्ट। लेटर रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडिपेंडेंट साइंस एंड गाइडिंग सोशल प्रोग्रेस। तो ये आपका कहाँ एक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। अगर आप इंट्रो लिखना चाहते हैं, अगर एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सोशोलॉजी और एथिक्स का रिलेशन, तो आप इसे एज एन इंट्रो यूज कर सकते हैं, ठीक है। दरखाइम, डिवीजन ऑफ सोशल लेबर, इनका एग्जांपल अभी हम देख ही चुके हैं। मोरालिटी क्या है? सोशल फैक्ट है और कलेक्टिव कॉन्शियस से बनती है और टिकी रहती है समाज में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैकाइवर आइवर एंड पेज, इनका वापस से यहाँ आना होता है, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैकाइवर एंड पेज को। सोसाइटी, किताब है इनकी। सोसाइटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट द वैल्यूज एंड एथिकल आइडियल्स गाइडिंग सोशल बिहेवियर, दोनों जरूरी है, वैल्यूज को जानना और एथिकल आइडियल्स, उसके पीछे की सोच क्या है, एथिकल सोच जो समाज को सही लगती है वो क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि भाई सोसाइटी कैसे काम करती है। हेगल, इनकी किताब है फिलोसफी ऑफ राइट। ओके, एथिकल लाइफ का ये वर्ड है भाई, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोल लेना। स्टेलिक स्टेलिकेट, जर्मन वर्ड है ऑब्वियसली, आई कांट प्रोनाउंस इट, ठीक है। एथिकल लाइफ इमर्जेस थ्रू द फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट। यहाँ सबसे एथिकल लाइफ जो है आपकी डेवलप होकर आती है फैमिली से, सिविल सोसाइटी से और स्टेट से। और ये जर्मन वर्ड आप इसको बोलते हैं एथिकल लाइफ को, स्टेलिशकेट, स्टेलिशकेट, स्टेलिशकेट। किसी को आता होगा तो बताना भाई कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, स्टेलिशकेट। तो हेगल ये बात कहते हैं कि आपकी जो एथिकल लाइफ है, जो आदमी एक अपने एथिक्स बनाता है, जिस वैल्यूज और मोरालिटीज के हिसाब से काम करता है आदमी, उसका एक पर्सनल एथिकल कोड है, वो बेसिकली आता कहाँ से? उसके परिवार से, उसकी सिविल सोसाइटी से, वो किस तबके में रहता है समाज के, और उसके पूरे देश की मोरालिटी क्या है।
आप भले ही बहुत एक अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, आप सबका ध्यान रखते हो, माँ बाप का ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, सबसे तमीज से बात कर रहे हो, डिग्निटी से बात कर रहे हो। अगर किसी ने चाय का कप सड़क पे फेंका तो तुम भी फेंकोगे, डाउट ही नहीं है मुझे। किसी ने सिगरेट पी के ऐसे फेंक दी, तुम भी फेंकोगे बड सिगरेट का, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात को लेकर। कहीं पे गंदा है वहीं कचरा फेंकेगा, ऐसा नहीं कि वो कचरा साफ हो जाए वहां से, वहीं कचरा फेंका जाएगा। और ये मैं दुनिया की बात क्या करूं, हम भी यही करते हैं, क्योंकि यही हमारा स्टेट का, इंडिया का सिस्टम इसी तरह काम करता है। मॉरली और इथिकली गलत नहीं बताया जाता है इसे। कचरा फेंक दिया तो फेंक दिया, ऐसा भी नहीं कि मैं डस्टबिन में कुछ फेंक रहा था, सपोज करिए डस्टबिन में नहीं गिरा, बाजू में गिर गया, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो कि मैं वापस से, अरे कोई बात नहीं मेरे से गिर गया तो मैं उठा के वापस डस्टबिन में डाल देता हूँ, अब गिर गया तो गिर गया, मैं नहीं झुकूंगा। है ऐसा होता है, ये एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता चुका कि क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बता चुका, थिंकर्स भी बता चुका। अब डिफरेंस देख लीजिएगा आप, मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ डिफरेंस के बारे में, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस है। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मैं वो समझा देता हूँ, कि मुझे लगता है जो आपको नहीं आएंगे समझ में। वैसे ही है जैसे फिलोसफी में था बेसिकली, एम्पेरिकल, आपको पता ही है, जो चीज़ कैलकुलेट करी जा सकती है वो एम्पेरिकल होता है। साइंटिफिक, ठीक है। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का मतलब होता है जनरलाइज करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जनरलाइज करना। सोशियोलॉजी भी जनरलाइजिंग है, लेकिन एथिक्स जो है यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स में लिखा है, क्योंकि ये ज़्यादा जनरलाइजिंग है, बहुत जनरलाइजिंग है, ये थोड़ी पिक्यूलियर है सोशियोलॉजी इस मामले में। और फिलोसफिकल होता है एथिक्स, दिमाग के अंदर चलता है मोस्टली कम, ठीक है। बाहर आंखों से प्रत्यक्ष रूप से मोरालिटी नहीं दिखती, मोरालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रास्ते में दिख जाए। और मैथड्स ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओरिएंटेशन देख लेते हैं थोड़ा। डिस्क्रिप्टिव होता है सोशियोलॉजी और एनालिटिकल होता है। टिकड़म भिड़ानी पड़ती है, एनालिटिकल रहता है, सोचना पड़ता है, सोच के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग छाटने पड़ते हैं, कारण क्या होंगे छाटने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्टिव रहता है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, समाज में जो चल रहा है। एथिक्स प्रिस्क्रिप्टिव रहता है, एथिक्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये होगा, ये सही है, ये गलत है, अगर ये सही है तो ठीक है, गलत वाले पे चले गए तो गलत वाले में दो ऑप्शन है, ये सही है, थोड़ा सही है, ये थोड़ा गलत है, तो थोड़े सही वाले की तरफ चलना है। इसने आपको एक रोड मैप दे दिया एथिक्स ने, ये चीज़ फॉलो करते जाना, तो तुम्हारा जो एथिकल डाइवर्जेंस है वो कम रहेगा, जो कर्व है वो कम रहेगा। कर्व ज़्यादा हो गया तो तुम डेविएंस की तरफ चले जाओगे, ठीक है। यानी एग्जाम्पल जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है, तो ये एथिक्स का जो डाइवर्जेंस है ऐसे चलना चाहिए नीचे की तरफ, अगर ये ऐसे की तरफ चलने लग गया तो ये डेविएंट है, ठीक है, ये डेविएंस है। समाज की मूल धारा से दूर नहीं जाना है, धीरे धीरे ये समाज की अगर मूल धारा इस तरफ चल रही है तो थोड़ा थोड़ा डेविएट हो सकता है। वो बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई प्रिस्क्रिप्टिव है, इसने आइडिया दिया कि हम कम से कम गलत कैसे हो समाज में, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है। इवेल्युएटिव है, ये तोलता है चीज़ों को, इवेल्युएट करता है, ये सही है, ये गलत है, तो इसको हटाओ, ये कम सही है, ये ज़्यादा सही है, इसको रखो, इसको हटाओ, समझ रहे हैं उस तरीके से। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, उसी तरीके से अभी जो हमने ऊपर बात करी थी वही है, सेम रहेगी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एथिक्स, सर्वेलेंस, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, एल्गोरिथमिक बायस, सेम थिंग्स, ओके। बायो एथिक्स, सेम थिंग्स, सरोगेसी, यूथनेशिया, अबॉर्शन, इसमें सल्ले खाना वगैरह होता है जो जैनिज्म में होता है वो सब। और इच्छा मृत्यु जो आपने एक वो अरुणा शानबाग केस हुआ था, वो पता होगा आपको, ठीक है। अरुणा शानबाग केस नहीं पता होगा तो सर्च कर लेना, ठीक है। क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह ये सब आता है इसमें। इन्वायरमेंटल एथिक्स, सेम थिंग जो फिलोसफी में पढ़ी थी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, इंटरजनरेशनल जस्टिस। बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी वही है, यानी अब इसमें क्या ही बताऊँ मैं, अब ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, विसल ब्लोइंग अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या राइट्स होने चाहिए, अधिकार कैसे होने चाहिए, क्यों ज़रूरी है विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट किस, एक नाम आता है एडवर्ड स्नोडेन, ठीक है, विकीलीक्स, जूलियन असांजे, फिर कुछ नाम आते हैं विसल ब्लोइंग के कॉन्सेप्ट में, इंपॉर्टेंट नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिया से भी आते हैं,
क्या नाम था, जितेंद्र कुमार ऐसे ही कुछ नाम था आई गेस, ज्ञानेंद्र कुमार, जो आपके आईएएस अधिकारी थे वो, उनका भी नाम आता है इसमें। एथिकल लीडरशिप, इसमें भी कुछ आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम डाल सकते हैं, और कुछ बड़े बड़े लोग हैं एथिकल लीडरशिप में, आप जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाल सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, सोशल जस्टिस, ये रिजर्वेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिलोसफी में, ठीक है। माइनॉरिटी राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मीडिया एथिक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, इस पे भी समाज बटा हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है वगैरह वगैरह। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूज, ये सब एथिकल इश्यूज हैं। ओके, तो हमको ये सारे एग्जाम्पल और कंटेम्प्रेरी इनका यूज यहाँ देखने को मिलता है। एथिक्स क्या पूछता है? एथिक्स आस्क वेदर अ सोशल प्रैक्टिस इज मॉरली राइट और रॉन्ग, और सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इट एग्जिस्ट एंड हाउ इट चेंजेस अक्रॉस सोसाइटीज। कोई सही या गलत क्यों है चीज, एथिक्स वो बात करता है, और सोशियोलॉजी ये बात करता है कि वो होता ही क्यों है समाज में है क्या, और उसके क्या मायने हैं समाज के लिए। बस ये डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप ये वाला भी लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, थोड़े आपका जो है आप सिस्टम आप समझ पा रहे होंगे, जो भी मेरी अभी तक मेहनत रही है कि सोशियोलॉजी होता क्या है, क्यों मैंने इतना टाइम लिया है इसको पढ़ाने के लिए। अब शायद आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि अच्छा इस तरीके से समझना चाहिए हमें समाज को। ओके, और इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको कि सोशियोलॉजी बेसिकली होता क्या है। इसलिए हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के साथ, ताकि आप अलग ना समझें चीज़ों को। हर चीज़ कहीं ना कहीं से डिराइव्ड है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेती भी है, कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं है। सोशियोलॉजी इज नॉट एट ऑल एन एक्सक्लूसिव साइंस, बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें पिकअप करी है इसने, और फिर पूरा जाके एक सब्जेक्ट अलग डेवलप होता है, वही हम यहाँ देख रहे हैं, है ना। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और अगर कुछ भी इशू हो, कुछ समझ में ना आए, या आपका कुछ ओपिनियन हो, तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ओके, एंड आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा रहेगा किस बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का क्या रिलेशनशिप, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसको, कार्ल मार्क्स बता ही चुका हूँ मैं बारम्बार, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, सब बात कर चुके हैं। वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि आज के टाइम में भी क्या इश्यूज चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी हम देखेंगे, और हम इकोनॉमिक सोशियोलॉजी जो है आपका, या सोशियो इकोनॉमी है जो आपका, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम थोड़ी सी चीज़ क्या होता है। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।